बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम लोगों ने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम था होम्योस्टेसिस। इस होम्योस्टेसिस के मैकेनिज्म में मैं दोबारा डेफिनेशन कर देता हूँ इसकी कि दिस इज कॉल्ड एज अ इंटरनल इन्वायरमेंट एंड दैट इज कॉल्ड एज अ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। All of the living organism maintain internal environment in a constant or nearly constant level to protect from the fluctuation in the external environment. This mechanism is called homeostasis. इसी homeostasis के अंदर हमने इसकी पहली एक एग्जांपल पढ़ी थी, that is called ऑस्मोरेगुलेशन। तमाम किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर पानी और सल्यूट्स के लेवल को बॉडी के अंदर मेंटेन रखा जाए विद इन अ नैरो रेंज, कांस्टेंट और नियरली कांस्टेंट, ताकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर पानी की कमी हो या ज्यादती हो, उसके हार्म से बचने के लिए, उस फ्लक्चुएशन से बचने के लिए पानी और साल्ट के लेवल को, पानी और सल्यूट के लेवल को बॉडी में मेंटेन रखने के अमल को कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। ऑल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेंटेन बिकॉज द सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक्स प्लेस ओनली इन अ aqueous environment. For the aqueous, why aqueous environment is necessary? For the activity of enzyme. All of these chemical reaction takes place in the presence of enzyme. That's activity of enzyme is under the influence of aqueous environment. इसलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है पानी के लेवल को बॉडी के अंदर आमतौर पर मेंटेन, और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक खास किस्म का क्रिटिकल बैलेंस होना जरूरी है। अगर ये क्रिटिकल बैलेंस होगा, then all the activity of the living organism, all the activity of the enzyme only takes place in this environment that is called aqueous. इस मैकेनिज्म को कि पानी के लेवल को बॉडी में लाइफ के लिविंग ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल के लिए भी बहुत ही जरूरी है, चाहे पौधे हो, चाहे जानवर हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे फंजाई हो, चाहे एल्गी हो, चाहे प्रोटोजोम। इस मैकेनिज्म को कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। इस ऑस्मोरेगुलेशन में ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, ये आमतौर पे तीन किस्म की इसको हम डिवाइड करते हैं हैबिटेट के लिहाज से। नंबर एक, इट इज कॉल्ड एज अ हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट कह लो या हाइपोटोनिक पॉइंट के नाम से पुकार सकते हैं। कैसे? सपोज दिस इज कॉल्ड एज अ एनवायरनमेंट, the place where the organism live, habitat, and this is called as a living organism. अब क्या हो, अगर बाहर वाले माहौल में पानी अगर ज्यादा हो और उसके नतीजे से साल्ट का लेवल आमतौर पर अगर कम हो, किसकी निस्बत? जिंदा जानदारों की निस्बत। जिंदा जानदार के सेल में क्या होगा? पानी का लेवल आमतौर पर कम होगा और साल्ट का लेवल क्या होगा? इट इज टू मच हाई। तो इस किस्म की इन्वायरमेंट में कि जिसमें पानी का लेवल ज्यादा हो, साल्ट का लेवल कम हो, इस इन्वायरमेंट को हम क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड एज अ डाइल्यूट इन्वायरमेंट। तो इस किस्म के पॉइंट को, इस किस्म की इन्वायरमेंट में जिसमें जिंदा जानदार के जिसमें पानी कम हो बल्कि माहौल की निस्बत, इस वजह से इस पॉइंट का नाम क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड हाइपो। हाइपो मीन बिलो, पॉइंट टोनिक मीन पॉइंट, कि जिंदा जानदार में पानी का लेवल कम हो बैरूनी माहौल की निस्बत, इस एनवायरनमेंट को कहते हैं इट इज कॉल्ड एज अ हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। अब इस हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट के बॉडी के ऊपर, जानदार के जिस्म के ऊपर क्या इफेक्ट होंगे? व्हाट आर, इसकी हेडिंग बनाएंगे व्हाट इज द इफेक्ट्स। इफेक्ट्स में क्या होगा? बाहर क्योंकि पानी ज्यादा है, अंदर पानी कम। सपोज बाहर 100% पानी है, अंदर में तो 20% पानी है, तो व्हाट विल हैपन? वाटर विल मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, जिसके नतीजे से इस अमल को क्या कहेंगे?
movement of molecule from high concentration to low concentration, that phenomenon is called as a diffusion. तो इस डिफ्यूजन के नतीजे से जब बाहर से पानी अंदर दाखिल होगा, the level of the water start to increase inside the body. जैसे जैसे पानी अंदर दाखिल होता जाएगा, सेल जो होगा, ऑर्गेनिज्म जो होगा, it will start to become turgid. This is called as the effect of environment. जब बाहर पानी ज्यादा होगा, बाहर से पानी अंदर रश करेगा, by this mechanism which is called diffusion, उसके नतीजे से सेल ऐसा ऐसा बड़ा होता जाएगा, खास तौर पर बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। अब एक खास स्टेज तक बड़ा होगा, उसके बाद अगर और पानी दाखिल होगा तो सेल जो होगा, it will start to turgid सेल जो होगा, it will start to burst, जिसके नतीजे से ऑर्गेनिज्म का जो सेल है, ये लाइफ जो ऑर्गेनिज्म की जो कंडीशन है वो ऐसे से डेड हो जाएगी। इससे बचने के लिए जानदार क्या करते हैं, अपने जिस्म के अंदर ये अमल करते हैं जिसको क्या कहते हैं, अडेप्टेशंस। अडेप्टेशंस के अंदर वो अपने जिस्म के अंदर वाटर के लेवल को मेंटेन, मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ, दिस इज कॉल्ड एज अ एक्वेटिक एनवायरनमेंट और दिस इज कॉल्ड एज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म व्हिच इज कॉल्ड अमीबा। अब जैसे बाहर से पानी अंदर दाखिल होगा, जैसे बाहर से पानी अंदर दाखिल होगा तो उसके नतीजे से सेल इट विल स्टार्ट टू इंक्रीज इन साइज। जैसे जैसे इंक्रीज होगा उससे फटने के चांस होंगे, तो व्हाट विल हैपन, इस सेल के अंदर एक सिस्टम होता है दैट इज कॉल्ड एज अ कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करेगा, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई, अंदर से पानी को बाहर पुश करेगा फ्रॉम अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बाय द यूज ऑफ एनर्जी, जिसके नतीजे से जब अंदर से पानी बाहर फेंकेगा ताकि सेल को नुकसान होने से बचा सके, और नतीजतन ये वैक्यूल बॉडी के अंदर पानी के लेवल को एक खास रेंज के अंदर मेंटेन रखेगा, इसके नतीजे से ये अपनी जिंदगी को बरकरार रख सकता है। दिस इज कॉल्ड एज अ अडेप्टेशन। उस माहौल में जहां बाहर पानी ज्यादा हो, सेल की निस्बत, जब सेल की निस्बत कम है, इस वजह से इस पॉइंट का नाम क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड हाइपोटोनिक पॉइंट के नाम से पुकारेंगे। अच्छा, इसी तरीके से एक और दूसरी एनवायरनमेंट है, और उस एनवायरनमेंट को हम क्या कहेंगे, सेकंड नंबर, दैट इज कॉल्ड एज अ हाइपरटोनिक। हाइपर, अब हाइपर में ना होता है अबव द पॉइंट। क्या मतलब, देखिए गौर से, दिस इज कॉल्ड एज अ एनवायरनमेंट एंड दैट इज कॉल्ड एज अ ऑर्गेनिज्म, दिस इज कॉल्ड एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दैट इज कॉल्ड। इस माहौल में पानी अगर कम हो, इस माहौल में तो क्या होगा, साल्ट्स का लेवल आमतौर पर हो जाएगा, इट इज टू मच हाई। इस दैट्स मीन जब पानी कम होगा, साल्ट ज्यादा होंगे, तो इस एनवायरनमेंट को हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ कंसंट्रेटेड एनवायरनमेंट। अब क्या होगा, पानी, जिस्म के अंदर पानी का लेवल ज्यादा है, बॉडी के अंदर पानी का लेवल ज्यादा है, साल्ट का लेवल क्या होगा, इट इज कॉल्ड एज अ कम, लेस। अब होगा क्या कि सेल में पानी ज्यादा है बाहर वाले माहौल की निस्बत, सेल में क्योंकि पानी ज्यादा है बाहर वाले माहौल की निस्बत, इस वजह से लफ्ज हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इट इज कॉल्ड एज अ हाइपर, अबव द पॉइंट, कि सेल के अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर वाटर साल्ट इज मच हाई एज टू द आउटर, दैट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज अ हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट के नाम से। अब इस एनवायरनमेंट में पौधों के ऊपर, जानवरों के ऊपर क्या इफेक्ट्स होंगे। अब व्हाट विल हैपन, सपोज मैं कहता हूं दैट इज कॉल्ड एज अ डेजर्ट्स, जितने भी हमारे इन तमाम के अंदर रहने वाले पौधे, जानवर, वो सारे के सारे इस एनवायरनमेंट को फॉलो करते हैं जिसका नाम है हाइपरटोनिक। व्हाट विल हैपन, अब पानी मैं कहता हूं बाहर पानी है, फर्स्ट किया, दैट इज कॉल्ड 20%, और सेल के अंदर पानी है, इट इज कॉल्ड 80%, तो व्हाट विल हैपन, व्हाट विल मूव फ्रॉम 80% टू 20, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो। जैसे बाहर अंदर से पानी बाहर मूव करेगा, कौन से अमल के जरिए, सिंपल इस अमल के जरिए जिसका नाम शाबाश क्या कहते हैं, जिस कॉल्ड डिफ्यूजन। जैसे अंदर से पानी बाहर मूव करेगा, द वॉल्यूम ऑफ द सेल इट विल स्टार्ट टू डिक्रीज। जैसे पानी के निकलने से सेल का वॉल्यूम कम होगा, द सेल विल स्टार्ट टू श्रिंक। जब अंदर से पानी बाहर निकलेगा, इस अमल को हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एक्सऑस्मोसिस। जब बाहर से पानी अंदर दाखिल होगा, इस अमल को हम क्या कहेंगे, एंड ऑस्मोसिस के नाम से करेंगे। जब एक्सऑस्मोसिस होगी, पानी निकलेगा, सेल क्या होगा, श्रिंक। जैसे श्रिंकेज होगी, एक्वस एनवायरनमेंट कैन नॉट बी मेंटेन, नतीजा क्या होगा, पानी के कम होने से
एक्वस एनवायरनमेंट प्रॉपर ना होने की वजह से एंजाइम एक्टिव नहीं होंगे, तो लाइफ जो होगी वो भी ऐसा जीरो खत्म हो जाएगी। इससे बचने के लिए अब इस एनवायरनमेंट में रहने वाले पौधे जानवर वो क्या करते हैं, वो अपने जिस्म में मुख्तलिफ किस्म की शाबाश क्या करते हैं, अडेप्टेशंस, ताकि व्हाट विल हैपन, इस एनवायरनमेंट में अपने आप को रोका जा सके। मैं कहता हूँ पौधों के लिहाज से सपोज एक एग्जांपल देता हूँ, अगर इस तरीके से पौधा है तो अंदर से पानी निकलने के लॉस के अमल को रोकने के लिए पौधे क्या करेंगे, अपने जिस्म के बाहर एक मोटी सी क्यूटिकल की लेयर बना लेंगे और उसको क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड एज अ वैक्सी क्यूटिकल लेयर के नाम से, ताकि अंदर से पानी लॉस ना हो। जो जानवर हैं वो क्या करते हैं, वो यूरिन को खारिज करते हैं, कौन सी शक्ल में, कंसंट्रेटेड शक्ल में, ताकि पानी को जिस्म के अंदर महफूज करके जिंदगी को बरकरार रखने में मदद दे सके। इस एनवायरनमेंट को क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड हाइपरटोनिक। तो नंबर 1 इज कॉल्ड हाइपो, नंबर 2 इज कॉल्ड हाइपर, और तीसरे नंबर पे जो पॉइंट है उसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ आइसोटोनिक एनवायरनमेंट। आइसो मीन होता है सिमिलर, सिमिलर एनवायरनमेंट आउटसाइड और इनसाइड एक जैसे हो तो इसको कहते हैं सिमिलर। मिसाल के तौर पर एक आदमी वो 1 लीटर पानी पीता है, व्हाट विल हैपन, बॉडी से नॉर्मल से 1 लीटर पिएगा, 1 लीटर पानी बाहर निकल जाए, इस पॉइंट को क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड आइसोटोनिक। इसमें क्या होगा कि जितना पानी बाहर है उतना ही पानी अंदर है। अब इसमें क्या होगा, जितना पानी बाहर से अंदर दाखिल होगा उतना ही अंदर से बाहर लॉस होगा। अब अगर 5 ml बाहर से पानी अंदर जाता है ड्यू टू एंड ऑस्मोसिस, उतना ही अंदर से पानी बाहर लॉस होता है ड्यू टू एक्स ऑस्मोसिस के जरिए से। जब बाहर से अंदर जाएगा इट इज कॉल्ड एज अ एंड ऑस्मोसिस। अब जितना पानी बाहर से अंदर गया उतना ही अंदर से बाहर आया, तो नतीजतन नेट गेन नेट लॉस इज इक्वल टू 0। इस किस्म की एनवायरनमेंट को क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज आइसोटोनिक। और ये एनवायरनमेंट हर किस्म के ऑर्गेनिज्म में जानदार की सर्वाइवल के लिए निहायत ही मुफीद होती है। इसको कहते हैं इट इज कॉल्ड एज आइसोटोनिक। कुछ एक जानवर ऐसे हैं जो इस एनवायरनमेंट के अंदर आसानी के साथ अपनी जिंदगी को बसर करते हैं। अब आते हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन केस ऑफ प्लांट्स एज वेल एज इन केस ऑफ एनिमल्स। हम पहले ये तो थी 3 किस्म की एनवायरनमेंट इन जनरल, कि आइसोटोनिक में क्या कंडीशन है, हाइपोटोनिक में क्या कंडीशन है, हाइपरटोनिक में क्या कंडीशन है। तो इस होमियोस्टेसिस के जो सेकंड मैकेनिज्म जी, दैट इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। आज हम इंशाल्लाह इसको डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। इट इज कॉल्ड एज अ ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। पौधे भी इस नेचर में मुख्तलिफ किस्म की हैबिटेट में पाए जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म की जगहों पर पाए जाते हैं। अब हैबिटेट किसको कहते हैं, द प्लेस वेयर द ऑर्गेनिज्म लिव, वो जगह जहां जानदार पाए जाते हैं उसको कहते हैं हैबिटेट। प्लांट भी अपने जिस्म के अंदर वाटर और साल्ट के लेवल को बहुत हद तक एक खास किस्म के क्रिटिकल बैलेंस के अंदर आमतौर पर इसको मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। अब इस क्रिटिकल बैलेंस को मेंटेन रखना, इस अमल को कहते हैं इट इज कॉल्ड एज अ ऑस्मो रेगुलेशन इन केस ऑफ प्लांट्स। पौधे 3 किस्म की एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज अ हाइड्रोफाइट्स। The plants can be divided into 3 groups on the basis of habitat. Hydroponic, phytes mean plants, वो पौधे जो पानी के अंदर पाए जाते हैं, वो पौधे जिनका पूरे का पूरा जिस्म पानी के अंदर हो, वो पौधे जिनका कुछ हिस्सा जिस्म पानी से बाहर हो, ज्यादातर पानी के अंदर हो, वो पौधे जिनका कुछ हिस्सा पानी में है और सारा हिस्सा बाहर हो, वो तमाम किस्म के पौधों को हम क्या नाम बोलेंगे, दे आर कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स। मिसाल के तौर पर दिस इज द सरफेस ऑफ द वाटर, वो पौधे जो मुकम्मल तौर पे पानी में सबमर्ज्ड हैं, वो पौधे जिनकी सरफेस के साथ साथ पौधे का पार्ट है, मैक्सिमम पौधे का जिस्म के अंदर है। इसकी मिसाल है दैट इज कॉल्ड एज अ
हाइड्रिला। इसकी मिसाल है, इट इज कॉल्ड एज अ लोटस निम्फिया, कमल जिसको कहते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे पौधे भी हैं जिनका कुछ हिस्सा पानी में और बाकी हिस्सा आमतौर पर पानी से बाहर, जैसे कि हम चावल में देते हैं आमतौर पे पानी वहाँ पे कड़ाना जरूरी है। इस किस्म के पौधों को क्या कहेंगे? हाइड्रोफाइट्स के नाम से कहेंगे। अब इन पौधों के अंदर व्हाट इज द कंडीशन, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट ऑन दिस प्लांट्स? देखिए, दिस इज कॉल्ड एज अ एनवायरनमेंट, दैट इज कॉल्ड एज अ प्लांट एंड दैट इज कॉल्ड एज अ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। क्योंकि बाहर पानी बहुत ज्यादा है, अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर, तो बाहर से पानी दाखिल होता है तो प्लांट सेल क्या होंगे? दे स्टार्ट टू टर्जिट, तो उसके नतीजे से शाबाश क्या होगा? द सेल स्टार्ट टू बस्ट। ये इसके क्या कहलाएंगे? दे आर कॉल्ड एज इफेक्ट्स। ये आपने हेडिंग बनानी है। उसके बाद अब आते हैं ये पौधे अपने आप को इस माहौल में जिंदा रहने के लिए क्या क्या चीजें इख्तियार करते हैं, और उन चीजों को हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एज अडेप्टेशंस। वो क्या है? इन पौधों ने नंबर 1 अपने सरफेस एरिया को इंक्रीज किया। प्लांट के सरफेस एरिया के इंक्रीज होने से मैक्सिमम वाटर जो है ऐसा ऐसा जिस्म से बाहर। नंबर 2, नंबर ऑफ स्टोमेटा को इंक्रीज किया। स्टोमेटा की तादाद को इंक्रीज करने से पानी के लॉस यकीनी तौर पर नीचे से फ्लशिंग पानी की होती है, ऊपर से पानी लॉस होता है, जिसके नतीजे से प्लांट के अंदर पानी का लेवल मेंटेन। नंबर 3, इनके जो स्टोमेटा हैं वो आम तौर पर अपर सरफेस पे होते हैं, लोअर सरफेस पे होते ही नहीं। अब क्या होगा? दिस इज सपोज वाटर सरफेस प्लांट, और जैसे पानी नीचे से फ्लश करेगा, ऊपर स्टोमेटा लार्ज नंबर की शक्ल में मैक्सिमम पानी को ऐसा ऐसा लॉस करते जाएंगे। जितना बाहर से फ्लडिंग होगी उतने पानी से लॉस होगा, ताकि पानी के लेवल को बॉडी में मेंटेन रखें। इस किस्म के प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एज अ हाइड्रोफाइट्स। अच्छा, इसके अगेंस्ट ये कौन सी एनवायरनमेंट होगी? इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इज कॉल्ड डाइल्यूट। इस माहौल को हम आम तौर पर शाबाश बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। अच्छा, इसके अगेंस्ट जो दूसरे नंबर पे है, दैट इज कॉल्ड एज अ आइसोटोनिक एनवायरनमेंट के लिहाज से मैं बोलने लगा हूं। उन पौधों को क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड मीजोफाइट्स के नाम से। मीजो इन बिटवीन, फाइट्स में प्लांट्स, वो पौधे जो इन बिटवीन माहौल में, मतलब क्या, जो पानी और खुश्की दोनों के दरमियान वाले माहौल में रहने वाले, उनको क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एज मीजोफाइट्स। जितने भी पौधे हम कल्टीवेट करते हैं, तमाम किस्म के कल्टीवेटेड प्लांट्स को इस कैटेगरी में शुमार किया जाता है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स। जो किकर है, शीशम आ गया, नीम आ गया, बकैन आ गया, जामुन है, मैंगो है, रोज है, ब्रासिका, सरसों है, कपास है, गंदम है, चावल गंदम, तमाम पौधों को हम इस कैटेगरी में शुमार करते हैं, दैट इज कॉल्ड मीजोफाइट्स। इन पौधों के कंडीशन में व्हाट आर द एडेप्टेशंस? 2 किस्म की एनवायरनमेंट। नंबर 1, सपोज दिस इज कॉल्ड एज एनवायरनमेंट, ये प्लांट है। अब जितना अगर बाहर से पानी एंटर ज्यादा होगा ड्यू टू एंड ऑस्मोसिस, तो उसके नतीजे से क्या होगा? प्लांट ओपन देयर स्टोमेटा। प्लांट क्या करेंगे? अपने स्टोमेटा को ओपन करेंगे। जैसे स्टोमेटा ओपन होंगे, पानी ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, पानी लॉस भी बराबर होगा। जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना लॉस करेगा, ताकि पानी के लेवल को बॉडी में मेंटेन रखे इस तरीके से। और अगर खुदा न खास्ता पानी की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो पौधा क्या करता है? अपने स्टोमेटा को कर लेता है क्लोज। जब स्टोमेटा को क्लोज करेगा, तो स्टोमेटा के क्लोज होने से क्या होगा? व्हाट विल हैपन? पानी की एब्जॉर्प्शन कम होगी, स्टोमेटा बंद होने से लॉस भी कम होगा। नतीजतन पानी के लेवल को बॉडी के अंदर आमतौर पर मेंटेन रखा जा सकता है। इस किस्म की एनवायरनमेंट को हमने पहले बोला, दैट इज कॉल्ड आइसोटोनिक। अगर पानी अवेलेबल है तो पानी निकाल देंगे, इवेपोरेट हो जाएगा, और अगर पानी अवेलेबल नहीं है तो स्टोमेटा को बंद करके पानी को एक किस्म के दूसरे लफ्जों में क्या करेंगे? कंजर्व करने की कोशिश करेंगे। इस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज आइसोटोनिक। और इस किस्म के माहौल में क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज अ मीजोफाइट। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, अगर एक आदमी पानी ज्यादा पीता है, 1 गिलास, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 गिलास पी लेता है,
थोड़ी देर के बाद वो, क्योंकि बॉडी में पानी का लेवल ज्यादा होगा, जैसे ब्लड जाएगा गुर्दों के पास, गुर्दे तेजी से ब्लड में से पानी को फिल्टर करके डाइल्यूट यूरिन की शक्ल में खर्च करेंगे। और अगर हम पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ब्लड जाएगा गुर्दों के पास, गुर्दा पानी को दोबारा कंजर्व करेगा तो यूरिन आएगा, लेकिन आएगा कैसा? पीला और कंसंट्रेटेड। इस किस्म के माहौल में अगर पानी होगा तो लॉस होगा, अगर पानी नहीं है तो कंजर्व करना। इस मैकेनिज्म, इस किस्म के प्लांट्स को क्लासिफाई किया जाता है, दैट इज कॉल्ड मेसोफाइट्स। तीसरी किस्म के पौधे जो एक्यूट शॉर्टेज ऑफ इन्वायरमेंट में रहते हैं, और एक्यूट शॉर्टेज ऑफ इन्वायरमेंट आम तौर पर पाए जाते हैं डेजर्ट्स के अंदर। इन पौधों को हम कहते हैं नंबर 3, दैट इज कॉल्ड एज ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरो ज़ीयर से निकले और ज़ीयर में ना ड्राई, फाइट्स में ना प्लांट्स। वो पौधे जो खुश्क माहौल में पाए जाते हैं उनको कहते हैं ज़ीरोफाइट्स। और जहां पे क्या लफ्ज़ है, दैट इज कॉल्ड एज एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर। पानी की शदीद किस्म की कमी हो, पानी क्रिटिकल लेवल से भी कम अवेलेबल हो, इस किस्म के माहौल में रहने वाले तमाम किस्म के पौधे, तमाम किस्म के जानवर जो आमतौर इस माहौल में रहते हैं, उनको हम ज़ीरिक इन्वायरमेंट के नाम से पुकारेंगे। अगर प्लांट का नाम बोलेंगे, द प्लांट्स विच लिव, द प्लांट्स विच आर प्रेजेंट, द प्लांट्स विच अकर इन ड्राई कंडीशन, इन प्लांट्स को क्या कहते हैं? ज़ीरोफाइट्स। अब ये जो इन्वायरमेंट है, सपोज दिस इज कॉल्ड एज अ आउटर इन्वायरमेंट, जिसमें पानी ज्यादा है और बाहर पानी आमतौर पर कम है, इस इन्वायरमेंट को हम क्या नाम बोलेंगे? इट इज कॉल्ड एज अ हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। अगर बाहर पानी कम है, सपोज बाहर 10% है, अंदर क्या 80% पानी है, तो अंदर से पानी बाहर लॉस होगा। नतीजा उसका कि सेल क्या होगा? टू स्टार्ट टू श्रिंक। अब श्रिंकेज से बचने के लिए पौधे क्या करते हैं? अपने जिस्म के अंदर मुख्तलिफ किस्म की अडेप्टेशंस कर लेते हैं। नंबर 1, ज़ीरोफाइट्स ने अपने जिस्म में क्या क्या अडेप्टेशन की? उन नंबर 1 में सबसे बड़े इंपॉर्टेंट हो गया, जितना भी प्लांट होते हैं, इन तमाम प्लांट्स के बारे में क्या कहते हैं? दे स्टार्ट टू डिक्रीज देयर साइज ऑफ द लीफ। लीफ के साइज को छोटा कर लेते हैं। अब लीफ के साइज के छोटे होने का मतलब क्या? The number of stomata start to decrease। जब स्टोमेटा कम होंगे तो ट्रांसपिरेशन का अमल भी कम होगा, जिसके नतीजे से पानी का लॉस कम से कम हो जाएगा। नंबर 3, इन पौधों के स्टोमेटा अपर सरफेस की बजाय ये आमतौर पर ज्यादातर पाए जाते हैं लोअर सरफेस के ऊपर, ताकि डायरेक्ट इन्वायरमेंट के जरिए से ट्रांसपिरेशन के अमल को नीचे बना रिड्यूस किया जा सके। नंबर 4, इनके जो स्टोमेटा होते हैं बेटा, देखें आम पौधों के, दिस इज कॉल्ड एपिडर्मिस एंड दैट इज कॉल्ड स्टोमेटा। आम पौधों के स्टोमेटा एपिडर्मल सेल के दरमियान पाए जाते हैं। इन पौधों के स्टोमेटा कहाँ पाए जाते हैं? दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस एंड दिस इज कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा सरफेस पे नहीं होते, स्टोमेटा अंदर वाले सरफेस पे होते हैं, डिप्रेशंस के अंदर होते हैं, ताकि इन्वायरमेंट के साथ इसका ताल्लुक कम हो। इस किस्म के स्टोमेटा को हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज अ संकन स्टोमेटा के नाम से पढ़ते हैं, ताकि पानी का लॉस कम से कम। इन पौधों के ऊपर जो लीव्स होते हैं, खास तौर पर जो स्टेम होता है, खास तौर पे जो यंग ब्रांच होती है, इनके ऊपर बेटे आम तौर पर क्या एक मोटी सी वैक्सी लेयर होती है, जो पानी के लॉस को और भी मिनिमाइज कर देती है। इन पौधों ने अपने जिस्म को खुश्की वाले माहौल में जिंदा रखने के लिए क्या किया? इन्होंने अपने जिस्म में मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स को पैदा किया। उन ऑर्गन्स को क्या कहते हैं? सर्कुलेंट ऑर्गन्स के नाम से कहते हैं, जो क्या करते हैं? ड्राई कंडीशन से बचने के लिए पानी को जिस्म में स्टोर कर लेते हैं। और ये 2 किस्म के ऑर्गन हैं, या तो लीफ है या उसमें आमतौर पर स्टेम। मिसाल के तौर पर ये पौधा है जिसका नाम है, इट इज कॉल्ड एज अ ओपनचिया, और उर्दू में कहते हैं चित्रथोर। किताब के अंदर तीसरे पेज पे शक्ल बनी हुई है। चौड़ा सा पत्ता है, पत्ते के ऊपर कांटे हैं और मोटी सी सरफेस है, वैक्सी क्यूटिकल लेयर है। इस पत्ते के अंदर पानी स्टोर होता है, इसको कहते हैं ओपनचिया। जो तने के अंदर होता है, इसका नाम क्या? इट इज कॉल्ड एज अ कैक्टस। जमा क्या? कैक्टाई, डंडा थोर, लंबा सा डंडा होता है, छोटे छोटे पत्ते। एक खसूसी बता देता हूँ,
अगर पत्ते में पानी स्टोर होगा तो तना छोटा होगा, अगर तने में पानी स्टोर होगा तो पत्ते उसके छोटे होंगे। इन ऑर्गन्स को ताकि ड्राई कंडीशन से बचने के लिए पानी को स्टोर करें। और आखिरी स्टेटमेंट, आखिरी जो ऑप्शन जो पौधे आमतौर पर अडॉप्ट करते हैं एट द एफएससी लेवल, वो क्या होगी? अगर ड्राई कंडीशन, अगर ड्राई इन्वायरमेंट लॉन्ग डिस्टेंस तक हो जाए, लंबे टाइम के लिए हो जाए, तो प्लांट क्या करते हैं? दे शेड देयर लीव्स, अपने लीव्स को गिरा देते हैं ताकि ट्रांसपिरेशन अमल को मिनिमाइज किया जा सके। तो जब उस वक्त तक दोबारा पत्ते पैदा नहीं होंगे जब तक ड्राई कंडीशन पास नहीं जाती। जैसे ड्राई कंडीशन खत्म होगी वो पौधे क्या करेंगे? दोबारा अपने लीव्स को पैदा करते हैं ताकि ड्राई कंडीशन को पास कर सकें। इनके जरिए से ये पौधे आमतौर पर इस इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं जिसका नाम है डेजर्ट इन्वायरमेंट। इस तरीके से एडेप्टेशन करने वाले पौधों को शाबाश क्या कहते हैं? देयर कॉल्ड एज ज़ीरोफाइट्स। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन